चोर है क्या है? अरे चल निकल। वो छोटा सा मासूम बच्चा पवन हवेली के बाहर खड़े होकर जाली के गेट से सब कुछ अंदर देख रहा था। तभी चौकीदार उसे भगाता है। चोर है क्या है जो अंदर इस नजर से घूर रहा है? अरे चल निकल, छोटे मालिक के स्कूल से आने का समय हो रहा है। हाँ। एक बड़ी सी कार में लगभग पवन की ही उम्र का बच्चा बैठकर स्कूल से आ रहा था। चौकीदार उसके लिए फौरन दरवाजा खोलता है। ये सब देखकर पवन अपने घर की ओर निकल पड़ता है। उसका घर एक झोपड़पट्टी में था। अरे काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। दिन भर आवारा गर्दी करता रहता है। पढ़ना लिखना तो है नहीं है। हम तो हवेली के मालिकों की जूती के नीचे दबे हुए नौकर हैं, नौकर। और बेटे को भी वही करना है, इसीलिए पढ़ाई नहीं होती इससे। हैं क्यों मेरे बेटे को हमेशा बोलते रहते हो एक दिन मेरा बेटा खूब आगे बढ़ जाएगा? अरे बस इसकी माँ ने बिगाड़ रखा है। जा रहा हूँ मैं काम पर। पवन के पिता हवेली में ही काम किया करते थे। कुछ दिनों बाद हवेली में रह रहे छोटे बच्चे केशव को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया। इधर पवन आवारा बन गया और दूसरी तरफ केशव लंदन में। यह हराम का जना अभी तक कहाँ घूम रहा है, कुछ पता नहीं। देखो रात के 11 बज गए हैं। इतने में ही पवन घर पहुंचता है। आप तो बस मुझे हमेशा डांटते रहना। आपकी दवाई लेने गया था मैं। बुढ़े हो गए हो लेकिन अकल ठिकाने नहीं आ रही। सुषमा, देखा ना तुमने है कि ये किस तरह से अपने पिता से बात कर रहा है। अब देख लो इसे। पवन अपने पिता को अनदेखा करते हुए घर के अंदर चला गया। एक दिन मैं उस हवेली पर रात जरूर करूंगा। हाँ। पवन के मन में हवेली के सपने थे, लेकिन उसके पिता हमेशा उसे गालियां ही दिया करते थे। पवन जब अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में गेड़ियां मार रहा था, उसी समय बड़ी बड़ी कारें वहां से गुजरने लगीं। पवन की नजर गई कार के अंदर बैठे हुए एक लड़के पर, जो ठीक पवन की तरह नजर आ रहा था। अरे यार, ये गाड़ी में कौन बैठा है? वो तो मेरी तरह ही लग रहा है। तुम्हें तो यार सारे अमीर अपनी ही तरह लगते हैं यार। वो हवेली का छोटा मालिक है। यार क्या नाम था उसका? हाँ, केशव यार। अरे ये बचपन में ना लंदन चला गया था, आज ही वापस आया ये। पवन अब जान गया था कि केशव बड़े होने के बाद बिल्कुल उसके जैसा ही नजर आ रहा है। उधर दूसरी तरफ हवेली में बहुत बड़ा आयोजन था। पवन भी वहां पहुंचा। मेरे बच्चे, इतने समय के बाद तुम वापस यहाँ लौटे हो, और वो भी वकालत की पढ़ाई पूरी करके। अब तो तुम बहुत ही अच्छे वकील बनोगे बेटा। आपने मुझे इस काबिल बनाया पिताजी। मैं आपका नाम रोशन जरूर करके दिखाऊंगा। पवन ने देखा कि सब लोग केशव से बहुत प्यार करते थे। पवन भी केशव की जगह लेना चाहता था। पार्टी खत्म होने के बाद पवन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। अरे पवन, यार तू तो बिल्कुल सही कह रहा था यार। वो मनोहर का बेटा है ना, बिल्कुल तेरी तरह ही लगता है यार। ऐसा लगता है यार कि बिल्कुल भाई तेरा हम शक्ल हो यार। यार शक्ल तो बिल्कुल उसके जैसी है मेरी, लेकिन साला ये किस्मत ही उसके जैसी नहीं है यार। वो इतना अमीर है, पढ़ा भी लंदन से है, और उसे पूरा परिवार भी प्यार करता है यार। अरे यार एक चीज बता, लेकिन अरे यार इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी यार? जिंदगी भर अपने पिता के टुकड़ों पर पलता तो अच्छी जिंदगी कटती उसकी, नहीं? यार अगर उसकी भी यही सोच होती तो ना वो भी पवन ही होता आज। हाँ समझा? ये बोलकर सभी दोस्त हंसने लगे। आज पवन पूरी रात घर नहीं गया। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा, अरे आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। है ये कल रात बिना बताए ही हवेली में घुस आया। अगर इसे किसी ने देख लिया होता तो गजब हो जाता। अरे आप मुझे हमेशा हवेली से दूर क्यों रखते हो? हैं? वो हवेली ना तो आपकी है और ना ही मेरी। आखिर आपको दिक्कत क्या है? एक बार भी आपने ये नहीं पूछा कि पूरी रात कहाँ था बेटा? आपको बस इसकी चिंता है कि मुझे किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? अरे क्या हो जाता? अरे तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ ये ले, ये ले, ये ले। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, क्यों मार रहे हो?
अरे बिल्कुल दुखी करके रखा है इस लड़के ने मुझे, है? पता नहीं पैदा ही क्यों हुआ है? तुम मेरा इस घर से चले जाना ही अच्छा होगा। माँ, मुझे मत रोकना। सुषमा अपने बेटे को जाता देखकर अपना दिल सिकोड़ कर रह गई। पवन नदी किनारे जा बैठा। वो बिल्कुल शांत जगह पर बैठा था कि तभी वहां पर एक व्यक्ति और आया। वो कोई और नहीं बल्कि केशव ही था। अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। अरे इसमें चौंकने की क्या बात है यार, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। ओह अच्छा, मैं तुम्हें नहीं जानता था। हाय, मेरा नाम केशव है। अरे भाई तुम्हें कौन नहीं जानता, आओ बैठो। लेकिन एक मिनट, तुम यहाँ क्यों आए यार? क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या जो यहाँ पर टाइम पास करने आ गए? अरे यार, मेरे पास इतना काम है कि मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा समय बिताने आ गया। अपने दुख वाले समय में मुझे यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है यार, है अच्छा तो वैसे मुझे भी लगता है। लेकिन एक बात बताओ यार, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है यार? अपने पिता के पैसों पर ऐश करो ना यार। जितना बाहर के लोग समझते हैं ये सब उतना आसान होता नहीं है यार। मैं इकलौता बेटा हूं, इसीलिए माता पिता की मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उन्होंने मुझे लंदन पढ़ाई करने के लिए भेजा और सब मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि मैं इन सब के काबिल नहीं हूं। मुझे तो एक साधारण जीवन पसंद है, पर वो लोग मुझे हमेशा ही किसी न किसी बड़ी पार्टी में ले जाते हैं, भीड़ भाड़ में, शानो शौकत में। पता नहीं क्यों मुझे ये सब लेकिन अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही कहते हैं यार लोग, अमीरों में ना दिमाग की कमी ही होती है यार। हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब ये है कि तुम जैसे जिंदगी जी रहे हो ना यार, न जाने कितने लोगों का सपना होगा ऐसी जिंदगी जीना, बता रहा हूं। उनमें से एक मैं भी हूं, देख लो सामने। लेकिन लगता है कि इस जन्म में तो ये संभव नहीं, क्योंकि मेरे पापा ही नहीं चाहते कि मैं हवेली के आसपास भी भटकूं। एक मिनट यार पवन, यार तुमने ना मुझे इससे एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया यार। देखो सुनो, तुम मेरी जिंदगी जीना चाहते हो, है ना? और तुम बहुत हद तक मेरे जैसे नजर भी आते हो। तो यार एक काम करो, सुनो, ये लो, ये मेरे कपड़े पहनो और जाओ उस हवेली में, और मैं तुम्हारे घर पर जाता हूं तुम्हारे कपड़े पहनकर। उसके बाद तुम बताना कि मेरी जिंदगी तुमसे कैसे आसान है। बल्कि मुझे तो तुम्हारा जीवन अच्छा लगता है, ना कि भीड़ भाड़ और ये झूठी मुस्कान, सब आडंबर। देख ले भाई, शेर के मुंह में खून लगा रहा तू। अरे हाँ पापा, मैं समझ गया यार, लेकिन हाँ एक शर्त है, 1 महीने के बाद हम दोनों यहीं मिलेंगे और वापस अपने अपने घर जाएंगे। ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपनी अपनी जिंदगी से परेशान हैं, समझ गया? अरे हाँ भाई समझ गया यार, समझ गया। अब और मत समझा, और जल्दी से अपने कपड़े दे मुझे, और ये ले मेरे कपड़े पहन ले। उसके बाद दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर पहुंचे। पवन की माँ केशव को पवन समझ खूब प्यार जताती है। मेरा बच्चा कल रात से न जाने कुछ खाया है कि नहीं। पिता की डांट से भला कोई ऐसे नाराज होता है क्या? चल जल्दी अंदर आ जा। सुषमा अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। खाना उतना भी टेस्टी नहीं है, लेकिन आपने अपने हाथों से खिलाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मुझे अपने हाथों से रोज रोज खाना खिलाना माँ। हाँ मेरे बच्चे। और वहाँ दूसरी तरफ हवेली के अंदर पवन, जो कि केशव के भेष में था, वो खूब ऐश करने लगा। बेटा कहाँ चले गए थे तुम लेट हो। मैंने कहा था ना कि 2 बजे कोर्ट पहुंचना होगा। पापा मैं ना बहुत थका हुआ हूँ, क्या मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ क्या? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है बेटे। तुम अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाता हूँ। पवन आराम से जाकर केशव के मखमली बिस्तर पर लेट जाता है। अबे यार, जिंदगी हो तो ऐसी हो यार, वरना हो ही ना साली। ये मखमली बिस्तर, अरे वाह, एसी भी लगा हुआ है यार, और कितना बड़ा कमरा है यार। अरे यार, इस कमरे के जितना तो मेरा घर भी नहीं है। मजे ही आ गए यार। अभी जूस भी आता ही होगा मेरे लिए। ऐसी जिंदगी तो मुझे हमेशा से चाहिए थी। और एक वो है
बेअकल केशव कहेगा। मैं तो कोई भी काम ना करूं, अब मैं आराम से मजे करूंगा। हाँ। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पवन जो कि हवेली में केशव बनकर रह रहा था, उसे अब खूब मजा आ रहा था। और वहां दूसरी तरफ पवन के भेष में केशव भी अपने पिता का दिल जीतने में लगा था। पापा, मैंने आपके ये जूते पॉलिश कर दिए हैं। मैंने नौकरी के लिए भी अप्लाई किया है, जल्दी ही जवाब आ जाएगा। अरे क्या बात है, आजकल तो इस लड़के में बहुत बदलाव नजर आ रहा है। क्या खा लिया है, क्या हो गया है, बोलो। केशव मुस्कुराने लगा। वहां दूसरी तरफ पवन केशव की माँ और पिता को लड़ते हुए देखता है। आप हमेशा ऐसा ही करते हो, एक काम कहा था आपसे, वो भी ना किया गया। अरे तुम छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों लड़ती हो भाग्यवान? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा काम जल्दी कर दूंगा। अरे 2 दिन में मेरी बहन की बेटी की शादी है, तुमने अभी तक उसे 2 लाख रुपए नहीं भेजे हैं। कन्यादान नाम की भी कोई चीज होती है, ये हम अपनी तरफ से करने वाले थे ना। क्या लगेगा उन्हें कि हमें उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं है, जो शादी वाले दिन ही पैसे भेज रहे हैं। अरे यार, मुझे इतने कामों में तुम्हारा काम याद नहीं रहा। अब मैं जा रहा हूँ ना, मैं कर दूंगा बाद में। आपसे तो बात करना ही बेकार है। केशव की माँ अपने कमरे में बैठ गई और पिता काम पर। यार, यहाँ तो फैमिली के अंदर बिल्कुल भी प्यार नहीं है यार। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। अगर पिताजी भूल गए थे पैसे डालना तो आप ही उन्हें याद दिला देती। तुझे बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तू जाके अपना काम कर। वैसे भी 2 दिन में तेरी मीटिंग होने वाली है, उसकी तैयारी भी तो करनी है तुझे। ऐसा कहकर माँ ने पवन को वहाँ से जाने को कहा। पवन जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसे पिता भी नजर आ गए। एक तो मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही, ऊपर से ये लड़ती रहती है। ये रही पिताजी आपकी घड़ी, बाथरूम के बाहर रखी थी इसलिए मैंने पहन ली। आप जा रहे हो क्या? अरे इस घर में रहना ही पाप है बेटा, जा रहा हूं मैं काम पर। पिताजी, माँ का कहना भी सही है, आखिर वो भी तो उनका परिवार है, उन्हें बुरा लगेगा ना। अरे तू इस मामले में मत पड़ बेटा, तू तेरी माँ को ठीक से जानता नहीं है। देख कैसे डायन की तरह ऊपर से खड़ी खड़ी देख रही है। जा रहा हूं मैं भी। किसी ने भी पवन की बात नहीं सुनी। अरे यार, ये कैसा घर है, यहाँ तो आपस में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। और मेरे घर पर तो सिर्फ मेरा बाप ही है एक नंबर का हिटलर, लेकिन मेरी माँ तो बिल्कुल गाय जैसी प्यारी है यार। मेरे पापा भी मम्मी से कभी नहीं लड़ते, बल्कि मम्मी के चक्कर में मुझे 2 थप्पड़ ज्यादा ही लगा देते हैं। लेकिन यहाँ तो साला सीन ही उल्टा है भाई। ये कहता हुआ पवन अपने कमरे में चला गया और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से ढेर सारी शॉपिंग करने लगा। आज तो ढेर सारी मूवी देखूंगा। हाँ, ब्रांडेड कपड़े भी मंगवा लिए हैं। पवन को ऐशो आराम की आदत लग गई थी। वो केशव के पिता के क्रेडिट कार्ड से खूब सारी शॉपिंग करने लगा। ऐसे कुछ दिन बीत गए। बेटा केशव, क्रेडिट कार्ड का इतना सारा बिल आया है, आखिर ऐसा क्या मंगवाया तुमने? अरे पिताजी, हम तो अमीर है ना, थोड़े बहुत पैसे खर्च हो भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरे पास कपड़े खत्म हो गए थे, मैंने ढेर सारे कपड़े मंगवाए हैं। कहो तो आपके लिए भी मंगवा दूं? अगर हम लोग अमीर हैं तो क्या तुम पानी की तरह पैसा खर्च करोगे क्या? तुम्हें 1 रुपए की भी कीमत का अंदाजा नहीं है। अरे आप लोग इतना गुस्से में क्यों हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे टेक अ चिल पिल गाइस। मेरा एक और पार्सल आने वाला है, उसे रिसीव कर लेना। मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। सारे काम तो इस लड़के ने छोड़ रखे हैं, न जाने कौन से काम पर गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। वहां दूसरी तरफ पवन के भेष में केशव अपने पिता का दिल जीतने में कामयाब हो रहा था। पिताजी, मेरी जॉब का रिस्पॉन्स बहुत देर से आया, लेकिन मुझे 20,000 रुपए की नौकरी मिल गई है। अरे अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अरे मुंह मीठा करने के लिए अपनी माँ से चीनी लाने को तो बोल दे जरा। आप कितने कंजूस हो, बेटे की नौकरी लगी है और एक मिठाई भी नहीं मंगवाई जा रही आपसे। अरे वो मिठाई भी तो मेरे ही पैसों की आएगी हैं? अरे जब ये खुद कमाने लगेगा तो खुद ही हमारा मुंह मीठा कर देगा, समझी? अब भला ये मनोहर जी के लड़के केशव जितना तो समझदार और काबिल है नहीं है कि महीने के 1 लाख रुपए कमा ले हैं? बहुत अच्छी बात है पिताजी, मैं भी आपको काम करके दिखाऊंगा। इतने में ही मनोहर के सीने में दर्द उठता है। सबने बिना समय गंवाए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर, क्या हुआ पापा को? उनके हार्ट की सर्जरी करनी होगी, उनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा।
ये सुनते ही केशव बहुत घबरा गया। वो फौरन पवन के पास फोन करता है। ये खबर सुनते ही पवन भी दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पिताजी को? अरे एक ही बात कितनी बार पूछोगे? तुम्हारे पिता का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। उनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। जल्दी से पैसों का इंतजाम कर दो। ये सुनकर पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी के इलाज के लिए तो ढेरों पैसे लगेंगे, कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? पवन, तुम इसकी चिंता मत करो। मेरे पास मेरे क्रेडिट कार्ड है, उनका इस्तेमाल करके अपने पिता का इलाज करवा लो। लेकिन वो पैसे तो तुम्हारे हैं यार। अरे यार, इस समय पिताजी की जान ज्यादा जरूरी है। पवन केशव का क्रेडिट कार्ड लेकर फौरन रिसेप्शन पर पहुंचता है। एक्चुअली सर, ये सारे कार्ड डिक्लाइन हो रहे हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? वो अपने पिता को फोन करता है। पापा, मेरे सारे क्रेडिट कार्ड बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों? अरे वो मैंने ही करवाए हैं बेटा। तुम्हारे आजकल इतने खर्चे बढ़ गए हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि तुम आखिर इतने पैसों का करते क्या हो। ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। अभी भी तुम आवारागर्दी करने के लिए ही पैसे मांग रहे होगे, है ना? तुम्हें इंडिया लाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम वहीं पर ठीक थे। इतना बोलकर केशव के पिता फोन काट देते हैं। मुझे मेरे पिता से भी कोई मदद नहीं मिली। अब क्या होगा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप दोनों भाई हो? जो अंदर पेशेंट है वो आपके पिता हैं? जी नहीं, हम भाई नहीं हैं। और हाँ, वो मेरे पिता हैं। मुझे चेकिंग के लिए अंदर जाना है, आप लोग जरा शोर कम कीजिए। नर्स थोड़ी बुजुर्ग थी। वो कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अजीब सी खामोशी के साथ बाहर आई। आपके पिता है वो? क्या हुआ है उन्हें? उनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। उस पत्थर दिल ने इतने पाप ही किए हैं कि आज उसका दिल भी काम नहीं कर रहा। अरे आपका दिमाग तो ठीक है, ये सब क्या बोल रही हो? तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो। इतने छोटे से थे जब गोद में लिया था। क्या आप हम दोनों को जानती हो? और भला आप पवन के पिता के बारे में ये सब क्यों बोल रही हैं? बहुत सालों पहले मैं तुम दोनों को ढूंढ रही थी, लेकिन तुम्हारा कोई भी नामो निशान नहीं था। मैं तुम्हें सच बताकर अपने पाप से मुक्त होना चाहती हूँ। जल्दी से बताओ कि क्या बात है। मेरे पिता अंदर बीमार हैं। वो तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता मनोहर हैं। क्या कहा? मेरे पिता ही पवन के पिता हैं? ये सब आप क्या बोल रही हो? जिस दिन तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को जन्म दिया, उस दिन मैं यहीं मौजूद थी। तुम दोनों जुड़वा भाई हो। पवन तुम्हारा पिता राम सिंह बहुत लालची इंसान था। वो मनोहर से बहुत जलता था। वो बस मनोहर के वारिस को तड़पता हुआ देखना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे पैसे देकर तुम्हें चुराने को कहा। मैंने बचपन में ही तुम दोनों को अलग कर दिया था और सबको कहा कि तुम मर गए हो। मैंने चंद पैसों के लालच में आकर इंसानियत का सौदा कर डाला। बच्चों, मुझे माफ कर दो। तो आप ही हैं वो मैडम जिनकी वजह से मैं बचपन से उस कचरे में जिंदगी गुजारा था। अरे यार, तुम्हें इन सब चीजों की पड़ी है? और मैं सोच रहा था कि मुझे मेरा भाई मिल गया। दोनों भाई गले लग जाते हैं। और मैं हमेशा सोचता रहा कि मेरे पिता मुझसे नफरत क्यों करते हैं। आज मुझे उसकी वजह पता चली है। मरने दो उसे अंदर। उसने मुझे बचपन से ही मेरी माँ और पिता और भाई से अलग कर दिया और हमेशा मुझे दुत्कारता रहा, गालियां देता रहा। कभी बाप का प्यार भी नहीं दिया, मेरी माँ को इज्जत नहीं दी। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने में ही केशव के घर वाले भी वहां पहुंच गए। पिताजी, आप यहाँ? हाँ बेटा, वो हमारे यहाँ राम सिंह काम करता है ना। मुझे ड्राइवर का फोन आया था कि राम सिंह हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम भी मौजूद हो। और ये तुम्हारी तरह दिखने वाला बहरूपिया कौन है? पिताजी, ये कोई बहरूपिया नहीं, मेरा भाई है। किसी भी रोड चलते इंसान को अपना भाई बना लोगे? ये कोई बहरूपिया है जो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सच बताओ कि कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मेरे बेटे जैसा चेहरा तो बना लिया, लेकिन कभी भी अपने आप को मेरा बेटा साबित नहीं कर पाओगे। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। दरअसल मैं आपका ही बेटा हूँ माँ। आपके 2 जुड़वा बेटे हुए थे, उनमें से एक मैं हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा वो बेटा तो मर चुका था। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही आपका बच्चा चुराया था और आपसे कहा कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इस काम की राम सिंह ने मुझे ढेर सारी कीमत दी थी। इतने सालों तक ये राज मैंने अपने अंदर दफन रखा। मैंने आप लोगों को ढूंढा भी था, लेकिन कोई नहीं मिला। आज आप लोग मुझे मिले हो। आज मैं आपको सच बता रही हूँ। मेरे दिल का बोझ उतर गया।
ये सब सुनकर केशव की माँ के मन में ममता जाग पड़ी और वो फौरन पवन को गले से लगा लेती है। इतने सालों तक मैं तुमसे अलग रही, मैं नहीं जानती थी कि तुम कहाँ हो, कैसे हो। आज तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। कितने में ही सुषमा वहां पहुंची। अपनी असली माँ से मिल जाने के बाद तुम मुझे तो भूल ही गया होगा बेटा। तेरे पिता की गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? आप मेरी यशोदा मैया हो, आपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, भला मैं आपसे दूर कैसे हो सकता हूँ? मेरे बच्चे, इधर आओ मेरे पास। मनोहर भी पवन के गले लग गया। इतने में ही सुषमा की सिसक सिसक कर रोने की आवाज आई। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है सुषमा, मैंने पहले ही इलाज के सारे पैसे जमा करवा दिए हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर तुम्हारे पति का ऑपरेशन कर देंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा पवन, चलो अपनी हवेली लौट चलते हैं। पिताजी, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा घर मेरे लिए मेरी वही झोपड़पट्टी है जहां मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। आप लोगों ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मुझे नाम और पहचान मेरी सुषमा माँ और पिता ने दिया है। ऐसे टाइम पर मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आपने मुझे स्वीकार कर लिया, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो क्या अब इस बार भी अपने बेटे से दूर रहना पड़ेगा? माँ, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, मैं तो हमेशा आपके पास ही रहूंगा। लेकिन सुषमा माँ को भी मेरी जरूरत है, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। और हाँ, पिता को भी यह साबित करना है कि मैं कोई बहरूपिया नहीं बल्कि हवेली का ही खून हूं। डॉक्टर ऑपरेशन करने कैबिन में जा पहुंचे और कुछ घंटे के ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सफल रहा। अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं मिलकर आता हूँ। मनोहर राम सिंह के पास गया। मालिक, आप यहाँ? अब कैसे हो तुम? ठीक ही लग रहे हो। वो बाहर मैंने तुम्हारे बेटे को देखा, वो बिल्कुल केशव की तरह लगता है। अरे मालिक छोड़िए उसकी बात है, एक नंबर का बहरूपिया इंसान है। क्योंकि वो मेरा बेटा है, इसीलिए छुपाने की जरूरत नहीं है, नर्स ने मुझे सब बता दिया। अब राम सिंह के पास अल्फाज नहीं बचे थे। काम से तो मैं तुम्हें निकाल ही रहा हूं, लेकिन मैं अपने बेटे को भी तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। मैं रोज तुमसे खबर लूंगा, अगर उसे जरा सी भी दिक्कत आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ, जी जी। राम सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पल भर में ये सब क्या हो गया। मनोहर वहां से उठकर चला गया और कुछ ही देर में पवन और सुषमा कमरे में आ पहुंचे। कैसे हो पिताजी, ठीक तो हो? अरे नालायक, तू खुद पर ध्यान दे। अरे अभी अभी दिल का ऑपरेशन हुआ है, जरा धीरे बात करो हैं? और सुनो, आपकी इन धमकियों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी तरह बहरूपिया नहीं हूं जो दिखता कुछ है और करता कुछ है। अरे तो यहाँ पर क्यों बैठे हो? जब सब सच पता चल चुका है तो जाओ अपने अमीर पिता के पास। है, बचपन से ही तुम हवेली में रहना चाहते थे ना, जाओ जाओ, ये सपना भी पूरा कर लो, जाओ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, मेरे अलावा आपका और कोई सहारा भी नहीं है। आपने मुझे बेटा नहीं माना, लेकिन मैंने आपको पिता माना है। ये सुनकर राम सिंह का मन पिघल गया। राम सिंह पवन को गले लगा लेता है। उस दिन के बाद से दोनों भाई, जिन्हें बहरूपिया समझा जाता था, अब वो दोनों मिल चुके थे। वो दोनों कोई भी काम करते तो आपस में मिलकर ही किया करते थे। यहाँ तक कि अब राम सिंह का व्यवहार भी पवन के प्रति बदल गया था।